चलिए देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का इतिहास का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है आपका भौगोलिक खोजें। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम लोग जितना भी चैप्टर का इसमें समरी दिया है, पहले हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पूरे किताब में जितना भी है आपका सब कुछ पढ़ने के बाद जो आपका प्रश्न उत्तर बन रहा है मैं आपको लास्ट में करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले थ्योरी को। देखिए, पहला प्रश्न बनता है आपका कि भौगोलिक खोजें आखिर है क्या। ठीक है, भौगोलिक खोजें किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि दुनिया के उन सभी क्षेत्रों, मार्गों या भूभागों का पता लगाना जिनके बारे में पहले जानकारी उपलब्ध नहीं थी, इसे ही भौगोलिक खोज कहा जाता है। देखिए, कहा कि मतलब वैसे जगहों का, वैसे क्षेत्रों का पता लगाना जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, उसे ही कहा गया भौगोलिक खोज। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कहा कहता है कि भौगोलिक खोजों को प्रारंभ करने वाला देश स्पेन और पुर्तगाल थे। ध्यान रखिएगा, दो देश थे जिन्होंने भौगोलिक खोज की शुरुआत की थी। कौन कौन से दो देश थे? तो आपका स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला है कि स्पेन और पुर्तगाल भौगोलिक खोजों की प्रतिस्पर्धा में इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी देशों से पिछड़ते चले गए। देखिए, जिन्होंने शुरुआत किया था स्पेन और पुर्तगाल, वो क्या हुए कि इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी देशों से ये पीछे होते हुए चले गए। और देखिए इसके बाद इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी को भौगोलिक खोजों में अधिक सफलता मिली थी। ठीक है, यानी कि इन सभी देशों को अधिक सफलता मिली, बाकी जो देश शुरुआत किए थे वो पिछड़ते चले गए, पीछे होते चले गए। आगे है देखिए कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। आगे देखिए, आगे लिखेंगे कि प्राचीन एवं मध्यकाल में व्यापार के लिए मार्गों का प्रयोग यूरोप एवं एशिया के मध्य किया जाता था। देखिए, प्राचीन एवं मध्यकाल के समय में जिन रास्तों का प्रयोग होता था व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, वो था तो एशिया एवं यूरोप एवं एशिया के मध्य, यूरोप और एशिया के बीच के रास्ते का प्रयोग होता था। ठीक है, और जितना भी रास्ता था वो सब स्थल मार्ग था। ठीक है, केवल स्थल मार्ग से ही क्या होता था तो व्यापार होता था, कोई पानी के रास्ते नहीं जाता था कहीं पे। आगे कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका तथा एशिया के अन्य हिस्से में जल जीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। देखिएगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया तथा एशिया के अन्य हिस्से हो गए जैसे भारत हो गया। ठीक है, इन सभी देशों में जल जीवन तो था, लोग रहते तो थे, लेकिन दूसरे देश के लोगों से, अन्य देश के लोगों से इनका मतलब जुड़ाव नहीं था, लगाव नहीं था, पता नहीं था कि यहाँ भी लोग रहते हैं। ठीक है, अगर देखिए नोट में लिखेंगे कहता है कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर राज्य साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया हुआ है। देखिए कहता है कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो, आपसे प्रश्न पूछेगा कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में विजयनगर के समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार में वैभव का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास, मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। यह सामंती प्रवृत्तियों का काल था। देखिए, जो मध्यकालीन था वह कैसा काल था तो सामंती प्रवृत्तियों का काल था। ठीक है, अब सामंती प्रवृत्ति क्या होता है? देखिए, सामंती प्रवृत्ति कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि ज़मीन आपका है, ठीक है, उसमें आपका जो हो गया क्या, तो आप उसमें जितना भी जो भी अन्न उपजा रहे हैं,
ठीक है। जो भी खेती कर रहे हैं आप, उसमें जो भी अन्न उपजा रहे हैं, वो सभी का सभी अन्न किसको मिलेगा? राजा को मिलेगा। किसको मिलेगा? तो राजा को मिलेगा। ज़मीन आपका, मेहनत आपने किया, सब कुछ आप किए, लेकिन उसका असली मालिक कौन होगा? तो राजा होता था। ठीक है। अब ये राजा के ऊपर निर्भर करता था कि आपने मेहनत किया है, ठीक है, तो आपको कुछ अन्न दिया जाए आपके खाने के लिए। ये उसके ऊपर होता था कि वो आपको कितना अन्न देगा और कितना नहीं देगा। ठीक है। तो यही होता था सामंती प्रवृत्ति। आगे कि इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप मानवीय एवं उदार था। देखिए, मध्यकाल में कोई भी व्यापार गतिशील में नहीं था, यानी गति में नहीं था। ऐसा कोई व्यापार नहीं था जो गति में हो, वो अच्छा चल रहा हो। ऐसा कोई व्यापार नहीं था, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं था मध्यकाल के समय में। और ना ही धर्म का कोई स्वरूप था। धर्म का कोई भी स्वरूप, कोई भी रूप मानवीय नहीं था कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, ऐसा कोई धर्म प्रमुख नहीं था उस समय में। ठीक है। देखिए आगे की, पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। पृथ्वी के बारे में अगर बात करें तो उनको ज्ञान जो है पृथ्वी के बारे में बहुत ही कम था, और साथ ही साथ अंधविश्वास से भरा हुआ ज्ञान था। जो थोड़ा बहुत ज्ञान था भी तो वो अंधविश्वास से भरा था। ठीक है। देखिए, इस काल में लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। देखिए, मध्यकाल में लोगों को यह विश्वास था कि जो पृथ्वी है वो कैसी है? तो चपटी है। ठीक है। और समुद्र में अगर हम अधिक दूरी पर जाते हैं तो समुद्र के किनारे से गिर जाएंगे और गिरने के बाद हमारा मृत्यु हो जाएगा। यह डर उनके मन में बैठा रहता था। ठीक है। अगर देखिए कि इस काल में जहाज छोटे एवं असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए लोग हवा पर निर्भर थे। ठीक है। मध्यकाल में जो जहाज थे वो छोटे होते थे आमतौर पर, एवं असुरक्षित जहाज होते थे। ठीक है। और गति के लिए इसमें हवा पर निर्भर होते थे, यानी कि हवा जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में ही नाव चलती थी। आगे देखिए, आगे है कि इस काल में लोगों को दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान भी नहीं था, जिसके कारण नाविकों को दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय बना रहता था। देखिए, मध्यकाल में लोगों को दिशा सूचक यंत्र का कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है। जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसका कोई ज्ञान नहीं था। जैसे कंपास हो गया, कंपास क्या होता है? तो दिशा सूचक यंत्र होता है, लेकिन कंपास का ज्ञान उस काल के लोगों को नहीं था। देखिए, राज्य की ओर से भी इन समुद्री यात्राओं के लिए किसी प्रकार की भी सहायता नहीं दी जाती थी। देखिए, राज्य की ओर से भी कोई सहायता नहीं मिलती थी। जैसे अगर कोई नाविक जा रहा है समुद्र में, अगर किसी कारणवश उससे अगर कुछ हो जाता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तब भी राज्य की ओर से कोई सहायता उसको, उसके परिवार वालों को या फिर उसको नहीं मिलती थी। ठीक है। आगे नोट में लिखेंगे कि कंपास या कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र था। ठीक है। दिशा सूचक यंत्र का नाम क्या था? तो कंपास या कुतुबनुमा, दोनों एक ही नाम है, याद रखिएगा, कंपास या कुतुबनुमा। अगर देखिए आगे है कि भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि लिखेंगे, जेरूसलम जो कि अभी आधुनिक इजराइल में स्थित है, पर अधिकार के मुद्दे को लेकर 11वीं शताब्दी में धर्म युद्ध हुआ था। ठीक है। जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर के कब युद्ध हुआ था? तो 11वीं से 12वीं शताब्दी में। ठीक है। आगे लिखेंगे, देखिए कि इस शताब्दी के धर्म युद्ध में यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए थे। अब देखिए, यह जो धर्म युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जो यूरोप के सामंत थे,
जो यूरोपीय सामंत थे वो मध्य एशिया की जो नई शक्ति थी अरबों से, वह क्या हुए थे तो पराजित हुए थे, हार गए थे। ठीक है। अगर देखिए गया कि मध्य युग में विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने किया था। ठीक है। विशाल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था तो अरब, और साथ में कौन, उसके बाद कौन किया था तो तुर्क ने किया था। ठीक है। किसने किया था तो अरबों और तुर्कों ने। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व, ठीक है, 5 दशक का मतलब 50 साल, ठीक है, तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। देखिए, 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक जो एशिया और यूरोप के मध्य जो व्यापार होता था, जो बिजनेस होता था, वह कुस्तुनतुनिया के रास्ते होता था। ठीक है। देखिए आगे कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इन मार्गों से व्यापार करना निरापद यानी कि सुरक्षित नहीं रहा। देखिए, 1453 में जो कुस्तुनतुनिया रास्ता था, उस रास्ते पर 1453 ईस्वी में तुर्की ने क्या किया तो कब्जा कर लिया था, और बोला कि जो भी व्यापारी अगर इस रास्ते से जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा तो टैक्स देना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं देगा तो हम नहीं जाने देंगे। ठीक है। या तो उसको मार कर वहीं पर फेंक देता था। कहता था कि अगर तुमको कुस्तुनतुनिया के रास्ते से व्यापार करना है तो आपको टैक्स देना ही होगा। ठीक है। कब तो 1453 में किसने अधिकार किया था तो तुर्कियों ने। अगर देखिए, यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। देखेंगे जो यूरोप वासी थे वो कंपास का ज्ञान कहाँ से सीखे थे तो अरब से। अगर देखिए अगर कि इटली, स्पेन और पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई। देखिए, इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल, इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के जो समुद्र तटीय इलाका था, ठीक है, यानी कि समुद्र के सटे हुए जो इलाका था, वहाँ पर जो परंपरागत नाव बनता था जो पुराने समय में, उससे बदल करके कुछ वैज्ञानिक तरीकों से इन्होंने नाव को बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए आते हैं हम कैरावल, नाम तो सुना ही होगा कैरावल। देखेंगे एक नई किस्म की हल्की एवं तेज चाल से चलने वाले जहाज को कैरावल कहा जाता था, जिसका निर्माण पुर्तगालियों ने किया था। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि कैरावल का निर्माण किसने किया था तो पुर्तगालियों ने। ठीक है। हल्की एवं तेज चलने वाली जहाज का क्या नाम था तो कैरावल था। ठीक है। आगे देखिए आगे कि यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। लिखेंगे नोट में कि 1438 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरीप या फिर केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया था। ठीक है। ये जो बार्थोलोमियो डियाज था ये कब तो 1438 ईस्वी में, कब तो 1438 ईस्वी में कहाँ पहुंचा था तो केप ऑफ गुड होप। कैसे पहुंचा था तो अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए ये यहाँ पर पहुंचा था। तो क्यों पहुंचा था वहाँ पर, क्या कारण था कि वहाँ पर गया था? इसका कारण था कि भारत का खोज करना। भारत का खोज ये इसलिए कर रहा था क्योंकि वहाँ से मसाले का व्यापार हम लोग कर सके। ठीक है। तो ये भारत के खोजने के चक्कर में कहाँ पर पहुँच गया था तो केप ऑफ गुड होप ये पहुँच गया था, उत्तम आशा अंतरिप पहुँच गया था। ठीक है। आपसे प्रश्न भी पूछेगा केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था तो लिखेंगे बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। ठीक है। देखिए अगर लिखेंगे आगे आपका कि क्रिस्टोफर कोलंबस इन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी।
अगर हम बात करते हैं कोलंबस का, इनका पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। इसने 1492 में अमेरिका का खोज किया था। ठीक है, अब आता है वास्को डी गामा। ठीक है, यह पुर्तगाल का एक साहसी नागरिक था। यह 1498 में, देखिए यह 1498 ईस्वी में उत्तम आशा अंतरिप होते हुए भारत के मलावर तट यानी केरल के कालीकट तक पहुंच गया था। ठीक है, ये जो वास्को डी गामा था वो कब पहुंचा था? तो 1498 में उत्तम आशा अंतरिप होते हुए यह केरल के कालीकट बंदरगाह तक पहुंच गया था 1498 ईस्वी में। वहाँ पर इसका स्वागत वहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन ने किया था। ठीक है, जब ये भारत में पहुँचा तो इसका वेलकम किया गया, और इसका वेलकम किसने किया था? तो वहाँ का स्थानीय शासक जो राजा थे उनका नाम था जमोरिन। ठीक है, उसने किया था। आगे देखिए कि भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद को भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। देखिए, भारत का एक व्यापारी थे जिनका नाम था अब्दुल मजीद, और इन्हीं का भेंट हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, केप ऑफ गुड होप में, जहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पर ही इनका भेंट हुआ था अब्दुल मजीद से। और इसी के सहारे, इसी अब्दुल मजीद के कहने पर ही जो वास्को डी गामा था वो भारत पहुँचा था, इसी से रास्ता पूछ करके। ठीक है, कितना है अभी? थोड़ा सा इसमें हो गया और चलिए ठीक है, यहीं पर हम आप लोगों का आज समाप्त करते हैं। इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए।